नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ फिर से बिहार के एसआईआर की विशेष पुनरीक्षण अभियान में जिस प्रकार की कमियां बिहार में मिली हैं और चुनाव आयोग जिस तरह का आचरण कर रहा है, न सिर्फ बिहार के एनडीए के सहयोगी, चाहे वो चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या अन्य छोटे पूरे दल हों, वो अंदर खाने से चुनाव आयोग की मुखालफत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो सीटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पे दबाव डालना रहे हैं कि वो इतनी सीटों पर लड़ेंगे। निश्चित तौर पर मतदाता सूची को लेकर वो कोई बात नहीं कह रहे हैं, न ही जदयू इस संबंध में कोई बातचीत कह रही है। लेकिन जिस तरह से सीटों के लिए दबाव डाला जा रहा है, बिहार में सभी सहयोगी ये जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद की सीटें ज़्यादा जीतने के कारण मतदाता सूचियों में हेर फेर कर रही है। इसलिए सहयोगी दलों ने एक प्लान बनाया है। चूँकि अभी आप भी जानते हैं कि गुजरात लॉबी सिर्फ विपक्षियों पर ही दबाव नहीं डालती, बल्कि एजेंसियों के माध्यम से वो अपने सहयोगियों को भी दबाव डालकर अपने से बांधे रहती है। चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल, जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखते हैं किस प्रकार से अपने ही सहयोगियों के खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई करके उन्हें डराती रहती हैं ताकि वो कभी उनसे छिटक कर बाहर न निकल जाएं। निश्चित तौर पर तो जो सहयोगी हैं एनडीए के, उन्होंने ये प्लान बनाया है कि मतदाता सूची चूँकि भाजपा अपने हिसाब से सेट कर रही है, लिहाजा वो क्यों ना ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की योजना को धूल धूसरित कर दें और बिहार में निश्चित तौर पर एनडीए की ही सरकार भले ही बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में रहे। देखना यह है कि जब चुनाव का समय आएगा, उस समय बिहार में किस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन चिराग पासवान ने जिस प्रकार खुले तौर पर ये कह दिया है कि वो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ेंगे, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहारियों के मान सम्मान के लिए वो अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने पार्टी का सहारा लिया कि पार्टी का आदेश है कि वो बिहार के लिए काम करें। देखना यह है कि मतदाता सूची बनाने के बाद निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि तमाम मतदाताओं के वोट कटने वाले हैं। जो मतदाता बाहर रह रहे हैं और वो किसी भी स्थिति में आने की स्थिति में बिहार 25 जुलाई तक नहीं है, तो आप ये तय मानिए, हालांकि अखबारों में इस बार के संकेत मिल रहे हैं कि 35 लाख मतदाता इस सूची से पृथक हो सकते हैं। वो 35 लाख वो हैं जिन्होंने कि अपना अस्थायी रूप से पता बदल दिया है या उनकी मृत्यु हो गई है
या उन्होंने अपने मत अन्य जगह पर बना लिए हैं। इसको लेकर भी विपक्षी दल निरंतर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अभी जब फॉर्म भरने का काम पूरा नहीं हुआ तो किस तरह चुनाव आयोग को ये जानकारी मिली कि 12 लाख लोग लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच, यानी कि 4-5 या 1 साल मान लीजिए आप, इस बीच उनकी मौत हो गई है, जबकि अभी फॉर्म भरनों का एकत्रीकरण का काम जारी है। तो इस पर निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे और जब पत्रकार लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं, यही चुनाव आयोग उनकी बात को फेंक करार देता है। निश्चित तौर पर चूँकि बिहार एक प्रयोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार के प्रयोग के बाद अन्य सभी राज्यों का नंबर आएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव है 2027 में, पंजाब में चुनाव है। तो धीरे धीरे करके आप ये मानिए कि हर राज्य में इसी तरह की मतदाता सूचियों के जरिए खेला होगा। चंद्रबाबू नायडू उन्होंने इस खेल को बारीकी से पकड़ा है और उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदाता सूची सुधारने के नाम पर एनआरसी से बचने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण अभियान तो चलाए, लेकिन वह किसी हालत में किसी की भी नागरिकता स्पष्ट न करे। यही बात संभवतः उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कही थी और 28 जुलाई की वो तिथि है जिसको लेकर न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि पूरे देश की निगाहें इस ओर लगी हैं कि आखिर माननीय न्यायालय क्या करता है और चुनाव आयोग किस ओर बढ़ता है। देखना ये है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को न्यायालय मानेगा। ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है कि जो बार बार खड़ा हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू की मैंने बात की, नायडू ने बार बार कहा कि अगर उन्होंने काम करना ही है तो वो चुनाव के दौरान नहीं होगा। अभी से आप इस बारे में फॉर्म भरना शुरू करा दें, जिससे कि आंध्र प्रदेश के मतदाताओं को पर्याप्त समय मिल जाए। यहाँ मैं आपको जानकारी दूँ कि 2029 में आंध्र प्रदेश के आम चुनाव होने हैं और सभी लोग जान गए हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का पहरुआ बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि उनके सहयोगी दल भी इस चिंता और दुविधा में हैं कि आखिर इसका तोड़ किस प्रकार निकाला जाए। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके सहारे से ही केंद्र की यह सरकार चल रही है, उन्होंने इस बारे में आयोग को पत्र लिखा है और अपनी जो आपत्तियां हैं वो आपत्तियां जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उठाई और विपक्षी दल भी इसी तरह की आपत्तियां उठा रहे हैं कि अगर आपको बिहार में ये काम करना चाहिए था तो संभवतः आपने बहुत देर कर दी है, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार वहाँ के मुख्यमंत्री सजग हुए हैं, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या विपक्षी दलों को भी सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ बिहार पर ही
आकर टिकने वाला नहीं है, जैसा कि माननीय चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह स्पष्ट किया था कि वो हर जगह मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाएंगे। तो निश्चित तौर पर 28 जुलाई को माननीय न्यायालय जिस प्रकार की गाइडलाइन देगा, क्योंकि जिस तरह से आपाधापी पड़ी हुई है बिहार में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात की जानकारी देगा कि उसने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है और फॉर्मी जिस हौच पौच की स्थिति में पत्रकारों पर मुकदमा दायर करके बीएलओ द्वारा भरवा के ही लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वो दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार में माननीय न्यायालय क्या करेगा। इसे न सिर्फ राजनीतिक दल देख रहे हैं, बल्कि पत्रकारों के मन में भी ये आशंका है कि क्या जिस तरह से रोक नहीं लगाई माननीय न्यायालय ने उनकी प्रक्रिया पर, तो क्या उच्चतम न्यायालय 28 जुलाई को कोई कठोर निर्णय लेगा क्या। खैर, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एक तरह से देश के प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख अंग चुनाव आयोग को लाल झंडी दिखाने की कोशिश की है, उसका क्या असर पड़ता है ये देखने के लिए हमें कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात लगभग तय होती जा रही है कि मतदाता सूची के साथ खेल करके भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार को स्थायित्व देने और लंबे समय तक खुद का राज्य बनाए रखने की कोशिश करती दिख रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करें।